नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंटर प्लस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सरकार की। जी हाँ, बिहार सरकार की ओर से एक बहुत ही बड़ी लीगल अपडेट आ रही है जो कि जमीन की रजिस्ट्री से दाखिल खारिज से संबंधित है, उससे रिलेटेड है। इसके कारण अभी बिहार के अंदर बहुत हलचल मची हुई है, क्योंकि रजिस्ट्री करवाने के दाखिल खारिज करवाने के परिवर्तन में बिहार सरकार द्वारा आमूलचूल परिवर्तन कर दिया गया है। अभी तक बिहार सरकार का जो पुराना नियम था उसके अनुसार यदि आपकी रजिस्ट्री पूर्वजों के नाम पे है, अपने दादा परदादा के नाम पे है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप दादा परदादा की जमीन को बेचना चाहते थे तो उसको बेचने के लिए आपको केवल उस वंशावली की जरूरत पड़ती थी। केवल वंशावली को आधार बनाकर आप अपनी जमीन को, अपने पूर्वजों की जमीन को किसी भी को बेच सकते थे। लेकिन ये चीजें समस्या क्रिएट कर रही थी। इससे परिवार के अंदर आपसी झगड़े बढ़ रहे थे, धोखाधड़ी हो रही थी और एक ही जमीन को कई बार बेच दिया जा रहा था। परिवार के अंदर किसी की सामलाती भूमि है, सामलाती भूमि के अंदर अलग अलग भाई हैं, अलग अलग भाई अपनी वंशावली को आधार बना के एक दूसरे को जमीन को बेच दे रहे हैं। इससे पारिवारिक स्तर पे भी बहुत सारे झगड़े हो रहे थे। प्लॉटों को या जमीनों के जो दलाल होते हैं, एक ही जमीन को रजिस्ट्रेशन नहीं होने के कारण अलग अलग आदमियों को कई बार बेच देते थे। तो इस तरह के मामले पटना हाई कोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचने लगे। तो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान लिया और बिहार सरकार को निर्देश दिया कि इस समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाला जाए। पटना हाई कोर्ट के इसी निर्देश पे बिहार सरकार ने राजस्व और भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिए कि वो इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई नए नियम या प्रक्रिया बनाए। तो राजस्व भूमि सुधार विभाग बिहार ने एक नया नियम लागू किया है, जिससे बिहार पंजीयन संशोधन नियमावली 2024 कहा गया है। मतलब आपके बिहार के अंदर अब से रजिस्ट्रेशन का जो कानून होगा उसका नाम क्या होगा? बिहार पंजीयन संशोधन नियमावली 2024, यानी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, रजिस्ट्री करवाने से रिलेटेड सभी नियम इस कानून के अंदर दिए गए हैं। इस कानून के लागू होने के बाद यह प्रावधान होगा कि अगर आप अपनी पूर्वजों की जमीन को बेचना चाहते हैं तो उस जमाबंदी का आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना आवश्यक है। आपके नाम पर अगर वो रजिस्टर्ड हो गई है आपकी पूर्वजों की जमीन, तो ही आप उसको बेचने का अधिकार रखेंगे। अब इससे रजिस्टर्ड होने से होगा क्या? अलग अलग आदमियों को अलग अलग रजिस्टर्ड है नाम पे, तो कोई भी व्यक्ति दूसरे के हिस्से की जमीन, जैसे भाई भाई है तो एक दूसरे के हिस्से की जमीन वो नहीं बेच पाएंगे। जमीनों के जो दलाल है रजिस्टर्ड होने के कारण वो भी एक ही जमीन को अलग अलग व्यक्तियों को नहीं बेच पाएंगे। इसके अलावा जितने भी बार इस प्रॉपर्टी का या जमीन का ट्रांसफर होगा तो सरकार को स्टाम्प ड्यूटी मिलेगी। स्टाम्प ड्यूटी यानी एक बार जैसे आपने मुझको बेचा, मैंने किसी और को बेचा, फिर उसने किसी और को बेचा, तो ऐसी स्थिति में अपने दोनों के बीच सौदा हुआ, उसका भी सरकार को स्टाम्प लगेगा, उसका अपने को पैसा देना पड़ेगा। और मैंने किसी को बेचा तो उस सौदे में भी लगाना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा बार इस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा या स्थानांतरण होगा, हस्तांतरण होगा, उतनी ही बार अपने को स्टाम्प ड्यूटी लगानी पड़ेगी। इससे सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा। तो यह तो हो गई समस्या। लेकिन अब हमें करना क्या है? हम इस समस्या का समाधान के लिए क्या क्या कानूनी एस्पेक्ट सोच सकते हैं? तो हमें यहाँ पे कोई सोचने की कोई भी आवश्यकता है नहीं। सरकार ने बिहार पंजीयन संशोधन नियमावली 2024 जारी कर दी है, जो संभवतः या जून के अंदर लागू होने की संभावना है। इसके अंदर रजिस्ट्री को दाखिल खारिज करवाने के जो अभी नए नियम है और नई प्रक्रिया है उसका पूरा वर्णन किया गया है। तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग जो कि आपके बिहार के अंदर है ने सभी अंचल के हलकों या पंचायत स्तर के ऊपर शिविर का आयोजन करेगा। और शिविर का आयोजन कब करेगा? प्रत्येक मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को आयोजन करेगा। तो आपको शिविर में जाना है और शिविर में खाली हाथ नहीं जाना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट ले जाने हैं ताकि जमीन आपके नाम पे रजिस्टर्ड हो। इसके लिए वो अपनी प्रक्रिया चालू कर सके। तो आपको अपने नाम पे दाखिल खारिज करवाने के लिए, अपने नाम पे रजिस्ट्री करवाने के लिए जो पूर्वजों की जमीन आपके पास है उसके लिए आपको आपके पंचायत के अंदर जो शिविर लगेगा उस शिविर के अंदर जाना होगा। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन कौन से कागजात उस शिविर के अंदर लेके जाने हैं, क्योंकि उस वक्त देखिए बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, वहां पे बहुत ज्यादा आपको समस्या होगी, अधिकारी लोग बार बार आपको चक्कर लगवाएंगे।
तो इस तरह के चक्कर और समस्याओं से बचने के लिए आपको इन चीजों का पहले ही ध्यान रख लेना है। एक एक कागज को आप जमा के अधिकारी के सामने प्रस्तुत होइए, उसके सम्मुख प्रस्तुत होइए, तो वो आपके कागजात में किसी भी प्रकार की कमी नहीं निकाल पाएगा। तो सबसे पहले आपको तैयार करनी है या ढूंढनी है अपनी वंशावली। आपके परिवार के अंदर पूर्वजों से लेकर आप जब तक हैं उस तक आपका जो परिवार का एक वृक्ष बनेगा, फैमिली ट्री बनेगा, उसकी पूरी वंशावली है। उस वंशावली को आप निकलवाइए, कहीं पे आपके घर के अंदर पड़ी हो तो उसको पूरी तरह से तैयार कीजिए और उसे स्वतः हस्ताक्षरित कीजिए। उस वंशावली के पेज नंबर 1 से लेकर जितने भी उसके अंदर पेज हैं उन सभी पृष्ठों पर आप अपने हस्ताक्षर कीजिए और प्रमाणित कीजिए कि हाँ, मैं इस वंश से, मैं इस परिवार से संबंध रखता हूं। तो एक तो आपका हो गया आपकी वंशावली। दूसरा हो गया कि किसी जमीन के अंदर, जैसे आपके पूर्वजों की जमीन है और पूर्वजों के 5 बेटे हैं और 5 बेटे हैं तो 5 ही उसके अंदर सामलाती हैं, साझेदार हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको उसका प्रमाण देना होगा और अपना बंटवारानामा ले जाना होगा कि भाई इस चीज का बंटवारा वंशावली के आधार पे हमारे पूर्वजों ने किया है या हमने करवा लिया है। तो इसका प्रमाण देने के लिए सभी साझेदार या सामलाती जो आपके भाई हैं वो सभी भाई अपना अपना हस्ताक्षर करके अपना अपना बंटवारानामा उस शिविर के अंदर अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पे भी सरकार या अधिकारी क्लियर हो जाएंगे कि भाई इनके पूर्वजों ने इनका अलग अलग साझेदारों का बंटवारा कर दिया, ये जमीन इसके नाम की है तो हमें इस जमीन का ही इसके नाम पे रजिस्ट्रेशन करना है, इस जमीन का इसके भाई के नाम पे करना है, ये इस जमीन उसके काका के नाम पे करना है, ये इसके चाचा के नाम पे करना है, ये ताऊ के नाम पे करना है। तो उनको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा। इसके अलावा आपके जमीन से रिलेटेड कोई भी खसरा हो, खतौनी हो, खाता हो, लगान की कोई रसीद हो या रकबा से रिलेटेड जितने भी कानूनी कागजात हैं उन सभी को लेके इस शिविर के अंदर जाना है। लेकिन अब जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, मृतक है, जैसे अधिकांश पूर्वज आज हमारे बीच नहीं है, हमारे पूर्वज 2, 3, 4 पीढ़ियों वाले, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको आपके परिवार के जो भी मृतक व्यक्ति हैं जो फौत कर गए हैं, जिनका डेथ हो गया है, तो ऐसे व्यक्तियों का आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाएं या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाएं। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा के उसको स्वतः हस्ताक्षरित आपकी जो वंशावली है उसके साथ अटैच करें। इन सब कागजों के साथ उसको अटैच कर दे, चस्पा करना है, संलग्न कर देना पूरी फाइल बना के, ताकि ये प्रमाण हो जाए कि आप इसी वंश से ताल्लुक रखते हैं, इसी वंश से आप रिलेटेड हैं। तो ये सब कागजात बना के आपको शिविर के अंदर जाना है। ये कागजात पूरे होंगे तो शिविर वाले आपका उसको वेरीफाई करेंगे, पहले सभी कागजों को देखेंगे और कागजों को देख के आगे की प्रोसीडिंग्स चालू कर देंगे। अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आपको अपनी जमाबंदी जो है उसको आधार और मोबाइल से लिंक करवाना है। अगर आप लिंक नहीं करवाओगे तो उसको आप भविष्य में कभी बेच नहीं पाओगे। तो अब लिंक करवाएं कैसे? लिंक करवाना, अब ये इतनी बड़ी समस्या होगी, पहले तो इतने कागज ढूंढो, उन सबको अरेंज करो, उसमें कोई कमी हो तो पहले जैसे कुछ कागज ही नहीं बने हुए होंगे हमारे जैसे कितने व्यक्तियों के पास, जैसे डेथ सर्टिफिकेट हो गई नहीं तो पहले तो डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए पंचायत या नगर पालिका, नगर परिषद आपको जो भी लगता है वहां पे जाएंगे, इतना कागजात बनवाएंगे और अब इसको जमाबंदी को मोबाइल से करवाएंगे, ई मित्र वाले के यहाँ पे चक्कर काटेंगे। तो अब ये किस तरह बनवानी है आपको? जमाबंदी को आधार और मोबाइल से लिंक कैसे करवाना, इसका भी बहुत सरल सा उपाय सरकार ने बता दिया है कि आप अपने जिस जमीन पे आप खेती करते हैं या जिस जमीन पे आप काबिज हैं, आपका मालिकाना हक है, कब्जा है, उस जमीन की लगान की रसीद और आधार कार्ड, ये दोनों आपको जो राजस्व कर्मचारी होते हैं उन राजस्व कर्मचारी को दे देने हैं, सुपुर्द कर देने हैं। और वो राजस्व कर्मचारी अपने ऑनलाइन जो रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड के अंदर आपके जमाबंदी और आपके आधार और मोबाइल को लिंक कर देगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके नाम पर रजिस्टर्ड जमीन है और उस जमीन को आपने आधार कार्ड और मोबाइल से अगर उसको लिंक करवा दिया है, तो कोई भी व्यक्ति आपकी जमीन को बेचना चाहेगा फर्जी तरीके से, तो जैसे ही वो बेचेगा आधार से लिंक होने के कारण पहली बात तो उसके सिस्टम को पता चल जाएगी, रजिस्ट्रार के जो सिस्टम होता है उसका पता चल जाएगी। दूसरा, आपके मोबाइल के ऊपर SMS अलर्ट आ जाएगा। हाँ, अगर आप अपनी जमाबंदी या जमीन को इस आधार और मोबाइल नंबर से कनेक्ट नहीं करवाते हैं
तो एक चीज ध्यान रख लेना कि जो जोनल अधिकारी होते हैं या जोनल कार्यालय है आपकी जमीन को लॉक कर देगा। समझ गए? अगर आपने ये नहीं कराया तो आपकी जमीन को लॉक कर दिया जाएगा, उसको बांध दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में न तो आप किसी को बेच पाएंगे न किसी से खरीद पाएंगे, क्योंकि आप बेचेंगे क्या? आपकी जमीन को तो क्या कहते हैं, जोनल कार्यालय ने लॉक कर दिया है। कोई आपको दूसरे जमीन से खरीदना है, लेकिन उसके द्वारा उसकी जमीन को अगर उसने अगली वाली पार्टी ने रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर जाके आधार कार्ड और मोबाइल से लिंक नहीं करवाया है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उसकी जमीन भी लॉक होगी। अब आप खरीदना चाह रहे हो लेकिन उसकी जमीन लॉक है, खरीद नहीं पाओगे। आप अपनी बेचना चाह रहे हो लेकिन आपकी जमीन लॉक है, तो बेच नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आप सभी को तुरंत जितना जल्दी संभव हो सके अपनी जमाबंदी या जमीन को आधार और मोबाइल से लिंक करवा लेना है। अब ये पूरी जो बिहार पंजीयन संशोधन नियमावली 2024 है या रजिस्ट्री से रिलेटेड ये नया कानून है, जून से मतलब अपने कानून लागू होने की इसकी संभावना बताई जा रही है। अब इसमें आपको किसी गवाह की, पहले जैसे आप कोई जमीन खरीदते बेचते थे तो उसके अंदर आपको गवाह ले जाने पड़ते थे, लेकिन अब इसके अंदर केवल बायर और सेलर, खरीदार और बेचने वाला ही होगा तो भी पर्याप्त होगा। और इसके अंदर जो बायर और सेलर है उसका जो आधार कार्ड है उसी को आइडेंटिटी कार्ड मान लिया जाएगा, वो उसको आप जमा करा देंगे तो वो मान्य हो जाएगा। दूसरा, ये जो रजिस्ट्री होगी अब ये मॉडल डीड के ऊपर होगी, ऑनलाइन होगी। मॉडल डीड का जो कागज होता है, मॉडल डीड मतलब एक रजिस्ट्री करवाने का एक कागज होता है, तो ऐसा कागज आपको निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, इसमें आपको अपनी जानकारी भरनी है, चालान जमा करवाना है और टोकन नंबर प्राप्त कर लेना है। आगे की प्रक्रिया जो रजिस्ट्री ऑफिस वाले वो करते रहेंगे। अब इस ऑनलाइन होने से आपको न तो कोई वकील की आवश्यकता होगी, ठीक है, इसके अंदर कोई फ्रॉड नहीं होगा। जितनी भी सरकारी जमीन है, गैर सरकारी जमीन है या कोई अलग तरह की जमीन है, तो उस तरह की हर जमीन का आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। अगर आप खरीदने जा रहे हो, किसी ने आपको फर्जी जमीन बेचने की कोशिश की है, तो वहां पे डालते ही ऑनलाइन उसको मालूम पड़ जाएगा कि ये तो सरकारी जमीन है, गैर सरकारी जमीन है, किसी दूसरे का है, तो उसको मालूम पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मॉडल डीड पे करवाई और सब रिकॉर्ड ऑनलाइन है। इसके अलावा कोई भी अगर गलत तरीके से, फ्रॉड तरीके से आपके नाम पे रजिस्ट्री करवा रहा है या आप किसी के नाम पे कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री के अंदर खसरा डालते ही, खाता नंबर डालते ही वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा जो विक्रेता है उसके ऊपर भी मतलब शिकंजा कस दिया गया है इस तरह का फ्रॉड होते हैं तो जो बेचने वाला पार्टी होगा उसको एक एफिडेविट देना होगा और 18 पॉइंट उसमें उसको घोषणा करनी पड़ेगी एफिडेविट के अंदर कि भाई ये जमीन मेरी ही है। उसको घोषणा हाँ या ना के अंदर ऐसे टिक टिक लगाना पड़ेगा कि ये जमाबंदी मेरा खुद के नाम से है या नहीं, ये मेरे सामलाती जमीन है या अकेले की है, मैं किसका शेयर बेच रहा हूँ, किसके भाग का मैं अपना बेच रहा हूँ, मैंने किसी दान में प्राप्त की है अपने पूर्वजों से या मैंने खरीद के ली है। इस संपत्ति का मेरे को विवरण में कोई समस्या तो नहीं है, इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ये संपत्ति ग्रामीण क्षेत्र में है या शहरी क्षेत्र के अंदर है। इस तरह के 18 पॉइंट का जो बेचने वाला होगा उसको एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा, तभी वो जमीन बेच पाएगा। तो अल्टीमेटली इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बिहार सरकार द्वारा ये फैसला जो लिया गया है बहुत ही स्वागत योग्य है, तो इसमें पैनिक होने की बहुत जरूरत नहीं है। थोड़ी सी असुविधा होगी, लेकिन इसके द्वारा सरकार ने बायर और सेलर जो भी खरीदार है, बेचने वाले हैं, दोनों की सुरक्षा में, दोनों के हितों के अंदर यह डिसीजन लिया है। बायर यह नहीं कह पाएगा कि भी, बायर ये नहीं कह पाएगा कि मुझे फर्जी जमीन बेची है भाई, और सेलर भी ये कह पाएगा कि देखो मैंने फर्जी जमीन नहीं बेची, और सेलर, बायर और सेलर दोनों ही मतलब सुरक्षित रहेंगे और किसी भी तरह की फर्जी जमीन में फर्जीवाड़ा होने का या उसमें ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने का, घपला होने की संभावना नहीं रहेगी। तो आशा करता हूं कि ये जो सेशन आज का था बिहार पंजीयन संशोधन नियमावली 2014 से 24 से रिलेटेड, तो ये आपके लिए उपयोगी साबित हुआ होगा। अगर आपसे यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में अपना लिखिए ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।